अब समय के अनुसार बीजेपी के साथ जाना चाहिए। तो एक बार कृपात्री जी महाराज रोहतक में आए और उन्होंने इमरजेंसी के टाइम में रोहतक में जनसभा की, तो बाबूजी ने उनके साथ खड़े होकर, जब वो विधायक भी थे तो उनके साथ खड़े होकर बाकायदा धर्म का प्रचार किया। और समाज के पैसे का हम इस्तेमाल करें तो फिर हम समाजी कहाँ हुए? नहीं, वो तो अपन ऐसे लोग हैं जो समाज सेवी कहते हैं। उनकी बात छोड़ो, कहना अलग होता है, लोग क्या मानते हैं वो देखो। जहाँ भी हमारे साथ रहे हैं, हम किसी से दगा करने की हमारी ना हिम्मत है ना हम कर सकते। मैं अपनी हिम्मत की बात भी कर रहा हूँ और ना हम कर सकते। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। विधानसभा 2024 की जो हम इंटरव्यूज़ की श्रृंखला चला रहे हैं, उसमें आज हम बातचीत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर पूर्व मेयर मनमोहन गोयल जी से। गोयल जी से हम राजनीतिक बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम सवाल पूछना शुरू करें, मैं थोड़ा सा प्रोफाइल उन लोगों को जो हरियाणा से बाहर से हैं मैं बता दूं। गोयल साहब पूर्व हरियाणा के मंत्री पद्मश्री सेठ किशनदास के सुपुत्र हैं और सेठ किशनदास जी किसी ज़माने में मुख्यमंत्री के बाद बहुत बड़े पावरफुल मिनिस्टर हुआ करते थे। रोहतक विधानसभा से विधायक बने और ये इकलौते ऐसे नॉन पंजाबी कैंडिडेट थे जो रोहतक से विधायक बने और डॉक्टर मंगल सेन को भी हराया। बाकी सारी बातें गोयल साहब से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका भी इंटरव्यू लेने आए हैं आप। जी जी जी, बहुत स्वागत है। अच्छा सर, सबसे पहले हम ये बातचीत करेंगे, पद्मश्री आपके जो पिताजी थे सेठ किशनदास का बहुत नाम है। हम तो उस समय बहुत छोटे हुआ करते थे और सेठ किशनदास मैं पास में ही गांव में वहाँ से बिलोंग करता हूँ। पिताजी के मुंह से, दादाजी के मुंह से बहुत सुनते थे, सेठ किशनदास जी ने दान में ये कर दिया, वो कर दिया। तो उनका नाम मुझे लगता है राजनीति से ज़्यादा समाज सेवी के रूप में ज़्यादा बड़ा नाम रहा है। ऐसा मतलब ऐसा हमें सुनने को मिलता था। आपका क्या कहना सर पिताजी के बारे में? देखिए, उन्होंने सारा जीवन बहुत सादगी से, बहुत ईमानदारी से, चाहे उनके पास कितना ही बड़े पद रहे, चाहे उनका व्यापार भी जो रहा, उनका एक ही मकसद था कि बिल्कुल सादगी के जीवन से और ईमानदारी के जीवन से अपना जीवन बसर किया। और इसीलिए उन्होंने इतना उच्च नाम कमाया। और मुझे गर्व भी है कि मैं ऐसे परिवार में जन्म हुआ और मेरे पिता श्री वो के पास मुझे देखने का, सुनने का और उनसे दिखाए हुए रास्ते पर चलने का मुझे मौका मिला। अच्छा गोयल साहब, एक चीज़ और, जहाँ तक राजनीति की बात है, आपका परिवार तो कट्टर कांग्रेसी हुआ करता था। और जितना मुझे कुछ एक पिक्चर्स याद है जो कभी पब्लिक डोमेन में आई, नेहरू जी के साथ भी आपके भी फ़ोटो हैं, सेठ जी के तो ऑब्वियसली वो तो कांग्रेस में मंत्री, इतने पावरफुल मिनिस्टर रहे, उनका तो था ही था। आपकी भी शायद काफ़ी सारी यादें हैं जिस समय कांग्रेस भवन वगैरह बना, वो सारी चीज़ें आपके शायद सामने की बातें हैं। फिर बीजेपी में कैसे आना हुआ? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी ने जब ये रास्ता देखा धर्म का, क्योंकि धार्मिक हमारे शुरू से संस्कार रहे हैं, हमारे सामने हिंदू धर्म, सनातन धर्म सबसे उच्च रहा। बाबूजी भी जब मंत्री थे तो एक बार कृपात्री जी महाराज रोहतक में आए और उन्होंने इमरजेंसी के टाइम में रोहतक में जनसभा की, तो बाबूजी ने उनके साथ खड़े होकर, जब वो विधायक भी थे तो उनके साथ खड़े होकर बाकायदा धर्म का प्रचार किया। उनके जीवन में सदा दो ही तीन बातें रही, जीवन सादा, ईमानदार और धार्मिक। उसी के माध्यम से समाज की जब भी जरूरत पड़ी तो उन्होंने सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी और जनमानस की जो भी वो मदद कर सके वो उन्होंने की। उनके जीवन में सदा
दो ही तीन बातें रही, जीवन सादा, ईमानदार और धार्मिक। उसी के माध्यम से समाज की जब भी जरूरत पड़ी तो उन्होंने सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी और जनमानस की जो भी वो मदद कर सके वो उन्होंने की। जी, तो बीजेपी में फिर आपको लगता है कि क्या कांग्रेस में धार्मिक लोग नहीं है या वो धार्मिकता नहीं, ये नहीं होता है। हर पार्टी में धार्मिक, हर पार्टी में सामाजिक, हर पार्टी में अच्छे आदमी हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। लेकिन हमारा उस टाइम में 2013 में इस प्रकार का माहौल बना, मेरे साथियों ने सब ने इस बात के लिए मुझे विवश किया कि हमें अब समय के अनुसार बीजेपी के साथ जाना चाहिए। उनके जीवन में सदा दो ही तीन बातें रही, जीवन सादा, ईमानदार और धार्मिक। उसी के माध्यम से समाज की जब भी जरूरत पड़ी तो उन्होंने सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी और जनमानस की जो भी वो मदद कर सके वो उन्होंने की। जी, तो बीजेपी में फिर आपको लगता है कि क्या कांग्रेस में धार्मिक लोग नहीं है या वो धार्मिकता नहीं, ये नहीं होता है। हर पार्टी में धार्मिक, हर पार्टी में सामाजिक, हर पार्टी में अच्छे आदमी हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। लेकिन हमारा उस टाइम में 2013 में इस प्रकार का माहौल बना, मेरे साथियों ने सब ने इस बात के लिए मुझे विवश किया कि हमें अब समय के अनुसार बीजेपी के साथ जाना चाहिए। तब मैं बीजेपी में गया। जी, 2013 में आप कांग्रेस से बीजेपी में आए, तब भी ऐसा सुनने को मिलता था कि आपने बाबूजी की तरह राजनीति में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं रोहतक से। आप भी एक फ्रंट रनर थे टिकट के दौड़ में, पर शायद वहाँ बात नहीं बनी तो फिर आप बीजेपी में आ गए। लेकिन 2014 का चुनाव हो चुका है, 2019 का, अब 2024 का आने वाला है, तो क्या रोहतक विधानसभा से आपकी इच्छा है कि चुनाव लड़ा जाए? देखिए, ऐसा है, जो आदमी राजनीति में होते हैं राजनीति बात करते हैं और राजनीति में इलेक्शन लड़ना। अब पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया, 2018 में मेयर की टिकट दी तो मैंने चुनाव लड़ा, रोहतक की जनता ने आशीर्वाद दिया और 5 साल तक मैंने अपनी सूझबूझ के अनुसार ईमानदारी से जो सेवा कर सका वो मैंने की। लेकिन मैं ये कहूँ कि मुझे जितनी करनी चाहिए थी उतनी की, तो उससे मैं आपको ये नहीं कह सकता, कमी हुई रही है। और उसी की चीज़ है कि अगर सरकार में एक बार मौका मिला और वो सारा जो कमजोरी रही है वो मैं पूरी करूं एज ए विधायक। एज ए विधायक। तो अगर आप टिकट भारतीय जनता पार्टी से रोहतक की चाहते हैं तो पिछले कई बार से तो मनीष ग्रोवर जी चुनाव लड़ते हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मैं भी था। उन्होंने ये अनाउंसमेंट की कि मैं आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा। हालांकि उसके बाद फिर ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि मैं इस फैसले को रिकंसीडर करूंगा। हमें समझ नहीं आया कि वो इसके पीछे क्या उनका पॉलिटिकल स्टंट था, मंशा क्या थी या उनके भाव क्या थे। तो मनीष ग्रोवर जी जो हैं पंजाबी समाज से हैं और रोहतक विधानसभा में पंजाबी समाज का बहुत बड़ा होल्ड है और आप एज ए नॉन पंजाबी कैंडिडेट देखे जाएंगे। तो आपको लगता नहीं कि जो बड़ा सेगमेंट है आजकल कास्ट कंपोजिशन का खेल है, अपना कौन है साडा कौन है, तो आपको लगता है कि इस खेल में आप कैसे जीत पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि ये तो आपने पहले भी देखा है, सेठ जी 3 बार विधायक बने तो रोहतक की जनता ने ही बनाया। बिल्कुल। और पंजाबी वर्ग ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारी मदद की और मैं मेयर बना। तो आपको मैं बता भी सकता हूँ कि गांधीनगर ने हमारे पार्षद तो जीता था हमारा 800 वोटों से और मैं गांधीनगर वाले वार्ड से, गांधी कैंप से वार्ड नंबर 14 से 1800 वोटों से जीता था। तो हमारे मन में ना कोई कास्ट की बात है और ना ही लोग हमारे से करते। हमारे सामने जो भी ज़रूरतमंद है, किसी भी जाति का है, उसका हम दुख दूर करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक
जो हम कर सकें करते हैं। जी। अच्छा, मनीष ग्रोवर जी 2014 से जो 2019 तक विधायक रहे, मंत्री भी रहे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन बहुत सारे लोगों की शिकायत भी है उनके प्रति कि शायद थोड़ा सा उनका एटीट्यूड अलग तरह का है, ऐसा लोग कहते हैं। तो आपका क्या एनालिसिस है मनीष ग्रोवर के देखिए, बारे में? ये जो बातें हैं ना जी, ये तो समय समय पर लोगों की अपनी समझ की बात होती है, और जिस आदमी की स्वभाव की बात है वो उसके अपने उसकी बात है। उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? उसके बारे में जो जनता जनार्दन है उसका जो ओपिनियन है वो है मेन होता है। उसमें किसी एक आदमी की अपनी कोई राय नहीं होती, वो जनता जनार्दन की बात है। और राजनीति जनता जनार्दन के इशारे पर ही चलती है। लोगों को ये बड़ा महात्मा गांधी ने एक ऐसा देश चलाने के लिए साधन दिया है कि वो अपनी बुद्धि से देश को चलवाती है। जी, जब आप कांग्रेस में थे तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी काफ़ी नज़दीकी थे। तो ऐसा कहते हैं राजनीति में अगर आपको टिकट चाहिए, कोई ना कोई बड़े लेवल के ऊपर आपके सिर पे आशीर्वाद होना चाहिए, कंधे पे हाथ होना चाहिए। तो बीजेपी में अगर आप टिकट चाहते हैं तो किसी न किसी का आशीर्वाद तो देखिए, बीजेपी पार्टी जो है ना जी, वो एक संगठन की पार्टी है। यहाँ पर एक आदमी का कोई होल्ड नहीं है। सभी आदमी मिलकर ये फैसला करते हैं कि भाई कौन आदमी ठीक रहेगा और कौन आदमी अच्छी तरीके से समाज की सेवा कर सकेगा, कौन आदमी कंस्टिट्यूंसी का भला कर सकेगा। उसके लिए संगठन ही जो फैसला करेगा वो फाइनल होता है। तो आपको लगता है कि आप मनीष ग्रोवर से ज़्यादा बेहतर तरीके से रोहतक विधानसभा की सेवा कर सकते हो? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता कि कौन कर सकता है, ये संगठन ने देखनी है। नहीं, लेकिन आपका दावा है तो नहीं, मेरा दावा तो सुनो, राजनीति में जो आदमी आता है वो हमेशा ही इस बात के लिए रहता है, चाहे राजनीति हो, व्यापार हो, कोई भी बात हो, तो कि मैं आगे बढ़ूं। और राजनीति में आगे बढ़ने का एक ही तरीका होता है कि वो लोगों के सामने जाए और लोग उस पर आशीर्वाद दें और फिर वो सेवा करके दिखाएं। जो कांग्रेस के विधायक है बीबी बत्रा, उनकी एक जो पॉजिटिव एडवांटेज है, जब लोग वोट करने गए 2019 में तो उन्होंने कंपैरिजन किया, एक बीजेपी से मनीष ग्रोवर हैं, एक बत्रा साहब हैं। तो उन्होंने कहा भाई बत्रा साहब बाकी तो नहीं पता पर शरीफ है, कम से कम हमें दुखी नहीं करेगा। आपकी छवि भी एक शरीफ की, सच्चे आदमी की है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि राजनीति में ऐसा सच्चा बोलने वाला व्यक्ति है, लेकिन इसके नुकसान भी बहुत सारे हैं। नहीं, नुकसान जो है, कभी भी सच्चाई और ईमानदारी, दो बातें आदमी को थोड़े पल के लिए तकलीफ़ दे सकती है, लेकिन लंबी लड़ाई जो है वो जो आदमी सच्चा होगा, जो आदमी ईमानदार होगा, जब वही आदमी लोगों का मन जीत सकता है और वही राजनीति में लंबी दौड़ चल सकता है। अच्छा गोयल साहब, जैसे आपने बताया कि आप लोगों के बीच में जाते हैं, अपनी बात कहते हैं, उनके दुख दर्द, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो भी आपकी कैपेसिटी में है। तो 2014 से लेकर 2024 तक एक बात कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रही है कि जब से बीजेपी आई है जात पात ज़्यादा बढ़ गया है। लोग जात पात के, ये पंजाबी है, ये जाट है, जाट नॉन जाट है, 35 एक, ऐसी बहुत सारी बातें सामने आई है जो कि रोहतक विधानसभा में शायद पहले कभी इस लेवल तक नहीं पहुंची। तो ये सब कुछ होता हुआ देखते हैं, आप सुनते हैं तो दुख होता है कि भाई ये तो जात पात की बात तो उठनी नहीं चाहिए और उसके लिए हमें सजग रहना चाहिए, क्योंकि हमें जो भी काम करने का मौका मिले वो जिसकी ज़रूरत के मुताबिक किसी भी जाति का हो, उसकी सेवा करना एक राज धर्म वाले को भी, और अगर राज धर्म नहीं मिलता तो हम सामाजिक तरीके से भी अपना काम करते हैं। तो हमारे खिलाफ कोई शहर में ये नहीं कह सकता कि ये जाति पाति की बात करते हैं। आप तो नहीं करते, लेकिन पार्टी तो करती है। नहीं, पार्टी भी नहीं करती, लेकिन ये जैसे बात बना करते हैं वो मैं तो उसका क्या जवाब दूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये जाति पाति की बात करना, उस पर किसी किस्म का वो करना गलत है, गलत। और मैं एक बात और आपसे बताता हूँ कि अगर आपके पास देखने का मौका मिले तो
2018 में जब मेयर का चुनाव हुआ तो ऐसी कोई जाति नहीं है कि जिसने हमें वोट ना दी हो। आज अच्छा, मेयर की टिकट आपको कैसे मिली? वो कोई घटना कोई कैसे? हमने तो जब टिकट के लिए आवेदन मांगा, हमने आवेदन दिया, इन्होंने हमारे से जो हमारे प्रभारी वगैरह आए उन्होंने इंटरव्यू लिया, हमने इंटरव्यू दिया। शाम को टेलीविज़न पर नाम आ गया कि रोहतक से आप लड़ोगे। हमने लड़ा, जनता ने आशीर्वाद दे दिया। अच्छा, 2019 के विधानसभा चुनाव में आप पर आरोप लगे कि आपने मनीष ग्रोवर की मदद नहीं की, इसीलिए वो चुनाव हार गए। इसमें तथ्य कितने हैं, सच क्या है? देखिए, कोई आदमी किसी तरह भी कुछ कहे, हमने मेरा ख्याल 1962 से अपना राजनीतिक जीवन तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन सेठ जी के साथ उंगली पकड़कर इस देखा है। आप 1962 से लेकर और आज 2024 आ गया है, जहाँ भी हमारे साथ रहे हैं हम, किसी से दगा करने की हमारी ना हिम्मत है ना हम कर सकते। मैं अपनी हिम्मत की बात भी कर रहा हूँ और ना हम कर सकते। हम तो पार्टी के साथ हैं, रहेंगे, थे। जनता कॉलोनी पुराने रोहतक में उनको वोट नहीं मिला, अगर वोट मिल जाता तो शायद वो जीत। देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि कहाँ नहीं मिला कहाँ नहीं है, लेकिन ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि जिस परसेंटेज से सारे शहर में वोट मिली, उसी परसेंटेज से जहाँ का आप नाम ले रहे हैं सब जगह वोट मिली है। जी, तो गोयल साहब, आपने हमें समय दिया, हर बात का तसल्ली से जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बहुत बहुत आगे हमारे अभी जन्माष्टमी आ रही है, रक्षाबंधन आ रही है, उसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसी प्रकार खुशी खुशी सारे त्यौहार मनाएं और हम मिलकर देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।